अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त टकराव को अब 2 महीने होने वाले हैं और इस दौरान इब्तिदाई तौर पर खामोशी के बाद अब भारतीय फौज ये तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान से जंग में भारत को फाइटर जेट्स का नुकसान उठाना पड़ा था, मगर तादाद अब भी छुपाई जा रही है। लेकिन जैसे जैसे भारतीय फौज इस हकीकत को कबूल कर रही है तो वैसे वैसे भारत में मोदी हुकूमत पर दबाव में मजीद इजाफा हो रहा है और ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात और तनकीद बढ़ती जा रही है। हालिया दिनों में इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशी और भारतीय नेवी के कैप्टन शिव कुमार की एक प्रेजेंटेशन भारत में तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कैप्टन शिव कुमार इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी में पाक भारत हालिया तनाज़े के हवाले से तबसरा करते हुए तस्लीम करते हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि भारत ने कुछ तैयारे खोए हैं, मगर ये नुकसान सियासी लीडरशिप की तरफ से दी गई हिदायत की वजह से हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और एयर डिफेंस को निशाना नहीं बनाना। ताहम इंडोनेशिया में भारतीय सिफारत खाने ने इस बयान पर वजाहत जारी करते हुए कहा है कि डिफेंस अताशी के बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। लेकिन भारतीय फौज की जानिब से एक और एतराफ़ी बयान के बाद भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर तनकीद मजीद बढ़ा दी है और सोशल मीडिया पर कांग्रेस कैप्टन शिव कुमार के बयान के साथ वज़ीर आज़म मोदी के पाकिस्तान पर हमले से पहले के बयान को शेयर कर रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने भारतीय फौज को खुली छूट देने का कहा था। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. कांग्रेस ने एक और वीडियो में सवाल उठाया है कि पूरा मुल्क सच जानना चाहता है, मगर नरेंद्र मोदी एहतसाब से भाग रहे हैं और सच छुपा रहे हैं। वो क्यों पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नहीं बुला रहे हैं? इसी तरह भारतीय सहाफ़ी अभिसार शर्मा ने इस तनाज़े पर तबसरा करते हुए इंकिशाफ किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खबर आ रही थी कि भारतीय तैयारे गिरे हैं, तो भारतीय फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी हिंदू के सहाफ़ी ने इस हवाले से जो सवाल पूछा था वो सवाल प्लांटेड था ताकि तैयारे गिरने के सवाल पर सलीके से जवाब दिया जा सके, मगर फिर तनाज़ा उठा। बीजेपी का रहनुमा फिर भी सहाफ़ी को सवाल पूछने पर गद्दार कहने लगा। आखिर इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जाती? आखिर क्यों सरकार इस पर चर्चा करने से डर रही है? सबसे बड़ी बात, अगर राजनीतिक नेतृत्व का दबाव ना होता तो क्या हम अपने फाइटर जेट्स ना गंवाते, जैसा कि कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात, इंडोनेशिया में जो हमारा दूतावास है उनका बयान भी सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर अलग संदर्भ में पेश किया गया। आप सब ने सुना कि कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा था, मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि देश के सामने रखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को क्या कहा था, या उससे भी बड़ी बात, देश को क्या कहा था कि हमने अपनी सेना को पूरी छूट दे रखी थी। तो सच कौन बोल रहा है, कैप्टन शिव कुमार जिन्हें मामले की पूरी जानकारी है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? दोस्तों, डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार के बयान और इससे पहले जो बात सीरियस अनिल चौहान ने की, जिसमें उन्होंने माना कि रणनीतिक गलतियां हुई, जिसमें उन्होंने माना कि 2 दिन तक हमने हवाई उड़ान नहीं भरी, ये तमाम सवालात हैं जो अहम सवाल हैं, इनके जवाब दिए जाने जरूरी हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उस वक्त खबर आ रही थी कि हमारे फाइटर जेट्स गिर गए थे और उस बात की पुष्टि नहीं की जा रही थी, तब मैं नहीं भूला हूं कि हमारी सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया था, और यह सवाल हिंदू के पत्रकार ने किया था, तब भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र का मुखिया अमित मालवीय, गालीबाज अमित मालवीय ने हिंदू के पत्रकार को देशद्रोही तक बताया था। सबसे बड़ी बात, हिंदू के पत्रकार ने वो सवाल क्यों पूछा, मैं इस बात को बखूबी जानता हूं। वो सवाल किसने प्लांट किया, यह भी मैं बखूबी जानता हूं। वो सवाल प्लांट किया गया था देश हित में, ताकि यह सवाल का हम सलीके से जवाब दे सकें। मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र का मुखिया, एक झूठा आदमी, इस सवाल को लेकर हिंदू के पत्रकार पर प्रहार कर रहा था। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, मगर प्रॉब्लम यही है दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भी जाएगा तो सवाल पूछेगा कौन? जबकि भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी ने तैयारे गिरने की तादाद पर राय देते हुए कहा कि अगर 1 या 2 तैयारे ही गिरे होते तो हुकूमत बता देती, मगर नहीं बताया गया। शिव कुमार हैं हमारे, उन्होंने ये बयान दिया कि देखिए हमारे जो जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनका नुकसान हुआ है
कुछ का नुकसान हुआ है, कितनों का हुआ है वो बताया नहीं गया। देखिए, अगर 1 या 2 होते तो सरकार ही बता देती, तो वो बताया नहीं गया है। इसी तरह दिफाई तज्जियाकार सुशांत सिंह के मुताबिक भारत के लिए यह सरप्राइज था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय एयर स्पेस में ही भारतीय तैयारों को मार गिराया। Karan, don't forget, the Pakistani Air Force on first night hit Indian Air Force jets in the Indian airspace. It is not that these aircraft had crossed into Pakistani airspace. So that is pretty aggressive. If Indians were taking down only terror sites, Pakistanis were actually taking down Indian military aircraft in Indian airspace. That is almost a declaration of war, if nothing less. And that would have terribly surprised Indians. And I think what the CDS probably hints at, if I go by what he says in the interview, is they were too close to the IB. They were probably, their hands were tied because of the political rules of engagement. And therefore they stepped back in the later stages. एक तरफ भारत के अंदर भारत की मिलिट्री हिकमत अमली पर सवालात उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाक भारत तनाज़े के बाद से भारत सिफारती लिहाज से तन्हाई का शिकार नजर आ रहा है। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भारतीय मौक़िफ़ को कबूलियत नहीं मिल रही है, भारतीय पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है और पाकिस्तान को दुनिया से हिमायत मिल रही है। गुज़िश्ता हफ्ते चीन में SCO यानी शंघाई ताउन तंजीम के वज़ारत दिफा की कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार करना पड़ा, क्योंकि मुश्तरका एलामिया जिसमें सिर्फ भारत के अलावा रूस, चीन और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने दस्तखत किए थे, उसमें दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के खदशात का जिक्र मौजूद था, मगर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा को जगह नहीं दी गई थी। और फिर हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उस इजलास के फ़ौरन बाद बताया कि मेरी तकरीर के बाद भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह तकरीर करना चाहते थे, मगर जो फोरम है उसके जो रूल्स हैं उसके तहत उन्हें यह मौका भी नहीं दिया गया, इस पर भी वो नाराज़ हो गए। इसी तरह गुज़िश्ता हफ्ते परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने सिंतास मुआहदे के हवाले से सप्लीमेंट्री अवार्ड मंजूर किया था और भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मअतली के बावजूद सिंतास मुआहदे से मुतालिक पहले से दायर केस पर अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा था। साथ ही करार दिया था कि भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। इस फैसले को पाकिस्तान खुशाइंद करार दे रहा है, मगर भारत इस फैसले और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के दायरा इख्तियार को ही मानने से इनकार कर रहा है। इस सारी सूरत हमारे साथ मौजूद हैं कौमी सलामती के साबिक मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब। नासिर जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जंजुआ साहब, जो आपका बतौर जर्नल एक्सपीरियंस है उसमें मैं ये क्या मंतक हो सकती थी इस मिलिट्री स्ट्रैटेजी की भारत की, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपने बतौर मुशीर कौमी सलामती भारतीय क़यादत से भी डील किया है, बतौर जर्नल ज़ाहिर है मिलिट्री स्ट्रैटेजी आपने माजी में देखिए, क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि जो बयान जो एक्सप्लेनेशन भारत की तरफ से आ रहा है वो मोदी हुकूमत को मज़ीद मुश्किल में डाल रहा है। ये बयान कैप्टन शिव कुमार की तरफ से आना, जो कि डिफेंस अताशी है वहाँ, क्या आपको इसकी लॉजिक समझ में आती है या क्या आपको लगता है कि वजह होगी इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। शाहजेब साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी बड़ी धूम मची हुई है इस बयान की फ्रॉम इंडोनेशिया। देखिए, मिस्टर मोदी ने और उनके जो 3-4 करीबी साथी हैं, उन्होंने दरअसल इंडिया के पॉलिटिको मिलिट्री सिस्टम को इतने बुरे तरीके से लेट डाउन किया है, इंडिया को लेट डाउन किया है, इंडिया की आवाम को लेट डाउन किया है कि आप देखिए कितना कुछ आप सुना रहे थे अपने ये इंट्रो में, कहाँ कहाँ से क्या क्या आवाज़ नहीं उठ रही, यहाँ तक कि एक ब्लेम गेम शुरू हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि जब जो डिफेंस अटैशी ने वहाँ पे ये कहा, ये जगह जगह ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इनको इन्हीं सवालों का सामना है। और अब हजीमत इतनी हो गई है, तज़लील इतनी हो गई है कि मिलिट्री भी इसको उस तरीके से ओन ही नहीं कर रही और वो भी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उस पर डाल रही है। और वो ये कह के अपने आप को एक्विट करना चाहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे थे, हम तो बहुत कारगर वार कर सकते थे, हम तो मुकम्मल जंग लड़ सकते थे, लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें रोक दिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है, इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन इंडिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इतने ही अच्छे थे तो 6-7 मई की रात को जो आपके साथ हुआ, उसके बाद जब हमने 10 मई को अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने अपना पहला अटैक की वेव का आगाज़ किया, तो आप लोग किधर थे? आप लोग तो 300 किलोमीटर
अपनी जगहों से भी पीछे चले गए थे। तो वो कौन सी मिलिट्री है, वो कौन सी मिलिट्री स्ट्रेटजी है, ये जो डिफेंस अटैची जिसका जिक्र कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा कर लेना था। हमारे सामने इंडिया जो है एक खुला मैदान पड़ा था। सो वी स्ट्रक देम एट विल, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स ने एक तरह की एयर सुप्रीमेसी हासिल कर ली हुई थी। अब तो ये मिलिट्री साइड है। लेकिन अगर आप मोदी साहब से पूछें, वो बोल नहीं रहे, लेकिन वो यकीनन ये कहेंगे कि उनको उनकी मिलिट्री ने लेट डाउन किया है, क्योंकि वो कहेंगे कि जब 6-7 मई को इन्होंने इतने जहाज़ मरवा लिए तो मैं 10 मई को फिर क्या करता, और इसीलिए मुझे मजबूरन जो है वो सीज़ फायर कराना पड़ता या मानना पड़ता। तो अभी ये ब्लेम गेम की तरफ जा रही है। तो यकीनन जिस तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया है, मोदी साहब की पर्सनैलिटी बहुत डेंट हुई है, इंडिया का इमेज बड़ा डेंट हुआ है, इंडिया की मिथ और इंडिया की इन्विंसिबिलिटी बड़ी डेंट हुई है, और इंडिया जो काउंटर वेट टू चाइना जो है वो बनने जा रहा था और बना हुआ था, वो भी उस सफ़ेर में भी इसको बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है। तो अभी आप देखिएगा, अभी तो कुछ आवाज़ें हैं जो अभी आप सुनवा पाए हैं, बहुत सारी आवाज़ें हम तक पहुंच ही नहीं रही, और बहुत सारी आवाज़ें बाद में भी उठनी हैं। सो वी विल सी। तो जल साहब मुझे एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, जल साहब मुझे एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी बताइए, क्या सोचा क्या था? क्योंकि जो उनकी पहली प्रेस रिलीज आई उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि जी हमने किए हैं, और ज़ाहिर उसमें ये नहीं माना था उन्होंने कि उनके जहाज़ गिर गए हैं, मगर जो उन्होंने पाकिस्तान में मदरसों पर और मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए और सिविलियंस पाकिस्तान में मारे गए, कहा कि जी हमने तो पाकिस्तान की किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं किया और हमारी तरफ से ऑलमोस्ट उन्होंने ये कहा कि चैप्टर क्लोज समझा जाए। उसके बाद उनके जो फौज की तरफ से भी यही बयान सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में उन्होंने ये माना कि उनके तैयारे जब गिर गए हैं तो ये माना कि फिर ग्राउंड किया गया था क्योंकि स्ट्रेटजी में मसला था, और अब ये कहना कि जी जो सिविलियन क़यादत थी उनकी तरफ से ये था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उससे टारगेट नहीं करना। क्या आपको लग रहा है उन्होंने इतनी जंगें पाकिस्तान के साथ ये सोचा हुआ था आपकी नज़र में कि वाकई पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, या पाकिस्तान के पास सलाहियत नहीं है, हम बमबारी करेंगे, डोमेस्टिक बयानियाँ बनाएंगे कि हमने ऑपरेशन से दूर कर लिया, दहशतगर्दों को निशाना बना लिया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा? कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी के सेंस में क्या समझ में आता है आपको, क्या हुआ ये? देखिए, उन्होंने बहुत देर से ये एक कॉन्सेप्ट, मिलिट्री कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि न्यूक्लियर के होते हुए भी लिमिटेड वॉर पॉसिबल है, और हम उनको बहुत देर से यही कहते आ रहे हैं कि लिमिटेड वॉर जो है कब अनलिमिटेड हो जाए इसका पता नहीं चलता। देयरफॉर देयर इज़ नो स्पेस फॉर वॉर। तो उन्होंने अपनी तरफ से हमारा जो न्यूक्लियर ब्लफ है, या जो ब्लफ ही है समझें, उसको उन्होंने कॉल किया। अब सिंपल सी बात यह है, देखिए इनकी सोच, कि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ टेररिज्म का, जो भी हुआ बड़ा हीनियस था, लेकिन उसको इन्होंने इतना बड़ा बना के अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपनी इज्जत और अपनी प्रेस्टीज हमारे सामने दांव पे लगा दी, और जो कि फिर उस चीज़ को जो इनकी मिलिट्री है वो सस्टेन नहीं कर पाई। इनके जहन में यकीनन ये था कि हम काउंटर टेररिज्म के कंस्ट्रक्ट में रखेंगे, हम टेररिज्म वाले कैंप्स वगैरह डिस्ट्रॉय करेंगे, और चूँकि हमारी तरफ तो कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो पाकिस्तान आगे से कुछ भी नहीं कर पाएगा। जबकि हमारा तो, हमने तो इनको बड़ा क्लियर बता दिया हुआ था, और 6-7 की रात को ही इनको हमने क्लियर कर दिया कि वी विल नॉट टेक इट लाइक दिस, और जिस तरह आप सोच रहे हैं आपकी सोच गलत है। तो इन्होंने एक ग्रेव मिस कैलकुलेशन की है, स्ट्रेटजिक मिस कैलकुलेशन, और जो इन्होंने हमें हाथ डाला, और फिर फाइनली 10 मई को इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। तो वो जो मिलिट्री स्ट्रेटजी, जो भी इनकी सोच थी कि हम इनको लिमिटेड एक एक्शन करेंगे, तो वो लिमिटेड ही रहेगा, लेकिन जब हमने अपना आप दिखाया तो फिर उसके बाद दे हैड नो ऑप्शन बट टू
go for the ceasefire. और जनरल साहब, क्योंकि आप डिप्लोमेसी में भी रहे, कौमी सलामती के मुशीर के तौर पर डिप्लोमेटिकली आपने एंगेज किया। अब कांग्रेस वहाँ पर और दीगर अपोजिशन जमातें सिर्फ मिलिट्री फेलियर पे नहीं तनकीद कर रही हैं, बल्कि डिप्लोमेटिक फेलियर पे भी कर रही हैं। क्या मिसकैलकुलेशन वहाँ भी हुई, और या वो सही समझ रहे थे समहाउ पाकिस्तान ने ज़्यादा अग्रेसिव डिप्लोमेसी की, या फिर इस वक्त हालात बदले हुए हैं कि वाक़या किया, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और ग्लोबली उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं आया, और ना सिर्फ ग्लोबली उस वक्त नहीं आया बल्कि अभी भी, चाहे ट्रंप हो चाहे एससीओ का फोरम हो, कहीं से भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वो ये तवक्को किए हुए थे कि हम कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान दुनिया भर तनकीद करेगी और पाकिस्तान से ही कहेगी कि जब आप आगे ना बढ़िए, और अगर भारत ने कर लिया तो कर लिया। पहली बात तो ये है कि देखिए, जो भी जितने भी फॉरेन मिशंस होते हैं डिप्लोमेटिक, उनको गाइड जो है वो अपना फॉरेन ऑफिस घर वाला ही करता है, और देवर ऑल द डिप्लोमेटिक मिशंस जो हैं उनको इंडिया के अंदर से ही गाइडेंस गई है। तो आप देख लीजिए कि इंडिया बजाते खुद किस तरीके से ये पूरे प्रोसेस को प्ले आउट करता रहा है। उसने किस तरीके से अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को फीड किया होगा, ऐसे ही किया जैसे उन्होंने अपने मीडिया को फीड किया, और डिप्लोमेटिकली भी वो लेट डाउन हुए, मीडिया भी लेट डाउन हुआ। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात आपको समझने की ये है कि जब भी आप इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, यू हैव टू बी मॉरली करेक्ट, यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, यू हैव टू बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट। तो ये जो इन्होंने स्टांस लिया इस तरीके से एक वाक़े पे, और फिर हमारा इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर कदगन लगाई, और फिर इस तरीके से आज चढ़े, तो दुनिया ने इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया। मॉरली दे आर ऑन अ लोअर ग्राउंड, बल्कि बहुत ही नीचा इखलाक का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से दुनिया ने उनका साथ नहीं दिया। और ऑब्वियसली 10 मई के बाद उनकी रेलेवेंस जिस तरीके से डेंट हुई, और हमारी रेलेवेंस जिस तरीके से रीएमर्ज हुई, और जिस तरीके से पहले हम अंडरमाइंड एक मुल्क थे 9/11 के बाद, और जिस तरीके से हमने हर चीज़ अपने ज़ोरे बाजू पे की, तो फिर उसके बाद दुनिया की भी आउटलुक चेंज हुई, और एससीओ में इनको वो कदरदानी नहीं मिली। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ G7 एससीओ वाली चीज़ें हुई हैं। अभी दुनिया जो है वो एक रीसेट पे जाएगी। दुनिया जो है ये इनके साथ बाकी अरेंजमेंट्स में भी फ़र्क डालेगी। मगर ज़ाहिर नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है, इलेक्शन आ रहे हों, अगर वो मकबूल ना हो, उनका जो मिस्टर सिक्योरिटी वाला बयानिया है कि एक आदमी जो कि भारत को महफूज रख सकता है आगे, अगर उसको डेंट लगा है तो क्या उसे ख़तरा रहता है कि वो फिर कोई ऐसा एडवेंचर कर सकते हैं, या सीज़ फायर आपको परमानेंट लगता है जिस किस्म का इसका आउटकम आया है और जो सपोर्ट उन्हें डिप्लोमेटिकली भी नहीं मिली? देखिए, तज़लील शुदा ज़हन, शिकस्त खुर्दा ज़हन हमेशा ही उससे ख़तरा होता है और ख़तरा रहना चाहिए, और उससे आंख भी नहीं उठानी चाहिए। जितनी इनकी तज़लील हुई है, मैं ये कहता हूँ कि ये ख़ुद से भी तिल मिला रहे हैं, और इनको मिसयूज़ भी किया जा सकता है। कहने का मतलब है इनको उस तरीके से सपोर्ट भी किया जा सकता है कि ये दोबारा कुछ उस तरह की हरकत करें, और फिर ये इससे भी बड़ी और इससे भी डिफरेंट हरकत करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल फोकस्ड रहना है, इनसे आंख नहीं उठानी, और अपने आप को ऐसे दिन के लिए अगर ये इस तरह की हरकत करें तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने करनी हैं। तो ऑब्वियसली ये इनका माइंडसेट जो है, आई होप कि ये रियलाइज़ कर लें, लेकिन इनसे तवक्को उस तरह की नहीं होनी चाहिए जो इनका माइंडसेट है उस हिसाब से। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर निवाज साथ मौजूद थे। दूसरी जाने भारत एक और तनाज़े का शिकार हो गया है, और ये तनाज़ा भारतीय आइन और रियासत से मुताल्लिक है। बीजेपी पर यह तनकीद होती रही है कि वो भारत की सेकुलर शनाख्त को तब्दील करके हिंदुत्वा नज़रिए को रियासती नज़रिया बनाना चाहती है। एक ऐसी रियासत जहां हिंदू कौम परस्तों को मुसलमान और दीगर अक़लियतों पर बढ़तरी हासिल हो। गुज़िश्ता इलेक्शन में जब नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लगा रहे थे तो कांग्रेस अवाम को खबरदार कर रही थी कि बीजेपी 400 नशिस्तें इसलिए लेना चाहती है ताकि भारतीय आइन में तरमीम करके भारत की सेकुलर शनाख्त को ख़त्म कर सके। और अब
कांग्रेस अपने इस खदशे को सही साबित करने के लिए बीजेपी की सोच के हवाले से एक अहम सबूत पेश कर रही है, क्योंकि अब बीजेपी और उसकी हामी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस के रहनुमाओं ने भारतीय आइन में मौजूद सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज को हज़फ करने की मुहिम शुरू कर दी है। सबसे पहले आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले ने कहा कि सेकुलर और सोशलिज्म के अल्फाज भारत के असल आइन का हिस्सा नहीं थे। इन अल्फाज को इमरजेंसी के दौरान शामिल किया गया था। वक्त आ गया है कि जब इस बात पर बहस होनी चाहिए कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे अल्फाज को आइन में होना चाहिए या नहीं। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए। लोगों को मालूम है सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे। पहले इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। बीजेपी ने भी आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल के बयान की खुली हिमायत कर दी है। भारत की मरकजी हुकूमत के वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म असल भारतीय आइन का हिस्सा नहीं थे और इमरजेंसी के दौरान आइन में शामिल किए गए थे। अगर ये अल्फाज भारतीय आइन बनाने वालों की सोच नहीं थी तो किस सोच के साथ जोड़े गए? दत्तात्रेय जी ने ही ये बात भी रखी है कि जो 42 संशोधन के बाद सेकुलर और सोशल शब्द, क्योंकि ये बाबा अम्बेडकर की देन नहीं है, तो डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो उनकी सोच नहीं थी तो भला किस सोच के साथ ये शब्द जोड़े गए? इस नए तनाज़े पर कांग्रेस सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है और मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है कि बीजेपी और आरएसएस ने हमेशा ही आइन और भारतीय झंडे की तौहीन की है। इसी तरह कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि अगर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिल जाती तो हमारा आइन शर्तिया बदल चुका होता। जबकि कांग्रेस रहनुमा जे राम रमेश ने कहा कि 1949 से ही आरएसएस भारतीय आइन की तौहीन कर रही है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो बयान आए हैं, जिसमें उन्होंने संविधान से की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग की है, मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों से इनको बड़ी चिढ़ है। लेकिन इससे एक बात पूरी तरह से प्रमाणित है कि अगर बीजेपी को 2024 के चुनाव में ज्यादा सीटें मिल गई होती तो अभी तक हमारा संविधान शर्तिया बदल चुका होता। और सेक्युलरिज्म से ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है कि स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होगी, मतलब सरल भाषा में कोई भी नीति धर्म पर आधारित नहीं होगी। लेकिन आरएसएस की सोच इसके ठीक 180 डिग्री विपरीत है, उल्टी है। उनका सारा अस्तित्व ही इस बात का है कि मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कैसे हक छीना जाए और उनको कैसे दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए। उनकी रगों में वास्तव में पूंजीपतियों का और पूंजी कैपिटलिज्म का खून बहता है। असल में नरेंद्र मोदी जी बात बात पर संविधान तो उनको माथे पे लगाना पड़ता है, लेकिन रह रहकर जो दिल की बात है वो भी जुबान पे आ जाती है, क्योंकि इनके दिल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं मजदूरों की तरह काम करें और ये राजा की तरह राज करें। यही आरएसएस और बीजेपी की असली सोच है। ये संविधान जो है, इस संविधान को 1949 से लेकर 30 नवंबर 1949 से लेकर आरएसएस ने इसका विरोध किया है, आक्रमण किया है भारत के संविधान पर। अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, जवाहरलाल नेहरू के पुतलियां जलाए गए, क्या क्या नहीं कहा गया। भारत में बीजेपी की नफरत और तकसीम पर मबनी सियासत से सेकुलर भारत के नजरिए के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। माजी में बीजेपी के साथ काम करने वाले भारत के सियासतदान प्रशांत किशोर ने बीजेपी की आइडियोलॉजी पर तबसरा करते हुए यहां तक कह दिया कि बीजेपी आवाम से सिर्फ वोट नहीं चाहती बल्कि इससे ज्यादा चाहती है। वो अपने वोटर्स पर साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहती है, यानी आपने क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे दोस्ती रखनी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गजा में तकरीबन 21 माह से इसराइली जारियत और वहशियाना हमले पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं, जबकि इसराइली फौज की जानिब से शुमाली गजा में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई की एक नई वार्निंग जारी कर दी गई है, जिसके बाद शुमाली गजा के हज़ारों फ़लस्तीनी एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। इसराइल की जानिब से ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर सियासी मकासद के लिए जंग बंदी की कोशिशों को जानबूझकर रोकने का इल्ज़ाम लग रहा है। और हफ्ते को इसराइल में यरगमालियों के अहले खाना ने एक बार फिर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप मुसलसल ये इंदिया दे रहे हैं कि गजा में जंग बंदी जल्द हो जाएगी। इस सारी सूरत हाल में इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने भी आज गजा पर जारी हमलों के अगले मराहिल पर गौर के लिए इजलास मुनक़िद किया है, लेकिन मुमकिन जंग के बावजूद इसराइल मुसलसल गजा में बमबारी करके फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है।
अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली अफवाज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों को जबरी खाली करने के अहकामात के बाद मशरिकी गजा को शदीद बमबारी का निशाना बनाया है। इसराइली फ़िज़ाइया ने कम अज़ कम 50 फ़िज़ाई हमले किए हैं। आज जनूबी गजा के इलाके खान यूनुस में इसराइली बमबारी के नतीजे में खुराक के हुसूल के लिए जमा 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। जनूबी गजा के इलाके जैतून में भी इसराइल ने एक गोदाम को निशाना बनाया है जिसमें इमदाद के मुतलाशी 10 अफराद शहीद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जैतून में ही इसराइली टैंक्स ने शदीद गोलाबारी की है, जबकि इसराइली फ़िज़ाइया ने 4 स्कूलों को निशाना बनाया है जिसमें लोग पनाह लिए हुए थे। इसी तरह रफ़ा में भी 2 अफराद इसराइली फायरिंग की वजह से शहीद हो चुके हैं। अल जज़ीरा को गजा में फ़ाल अस्पतालों के ज़राए ने बताया है कि आज सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 48 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा इसराइल ने अल अक्सा अस्पताल के अहाते को भी निशाना बनाया है जहाँ बेघर फ़लस्तीनियों के खैमे नस्ब थे। हालांकि इसराइल इस अहाते को पहले भी 10 बार निशाना बना चुका है। गजा के अल अक्सा अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक गजा में इस वक्त कम अज़ कम 60,000 फ़लस्तीनी बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और इस वक्त गजा में बच्चों के लिए दूध का 1 कार्टन तक दस्तयाब नहीं है। और इसराइल की जानिब से लगाई गई इन्हीं पाबंदियों की वजह से हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चे मौत के दिहाने पर हैं। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी ही बच्ची की कहानी दिखाई है जो कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से दम तोड़ गई और यही हालत दीगर बहुत से बच्चों की। गजा में हालिया इसराइली हमले इंतहाई शदीद हैं और इन हमलों में ज़्यादातर आम आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह का एक खौफनाक मंजर जुमे को शुमाली गजा के एक रिहायशी इलाके में उस वक्त सामने आया जब एक वीडियो में इसराइली फ़िज़ाई हमले के दौरान एक फ़लस्तीनी शहरी को साइकिल पर अपनी जान बचाते हुए मलबे से दूर भागने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। ये मंजर इस खौफनाक हकीकत की अक्कासी करता है कि शहरी आबादी जंग का बराह रास्त निशाना बन रही है, जहां आम लोग रोज़ाना मौत के साए तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और मारे जा रहे हैं। इसी तरह अल जज़ीरा की रिपोर्टर ने मनाज़िर दिखाए हैं कि कैसे इसराइली फ़ौज गुंजानाबाद रिहायशी इलाकों में इमारतों को निशाना बनाकर तबाह कर रही है। Amid the ongoing Israeli military's continuation of attacks targeting several areas across the Gaza Strip, I'm now in this bomb site in At-Tufah neighborhood east of Gaza City, where the Israeli fighters just targeted this residential building. As you can clearly see, the fire is breaking out right now and civil defense forces are trying to put the fire out. The situation is catastrophic here as the Israeli military is intensifying its attacks targeting these buildings. These attacks resulted in displacing many Palestinians in this neighborhood. Worth mentioning is that this neighborhood is densely populated neighborhood where thousands of Palestinians live in this exact neighborhood. The situation is apocalyptic here. Civil defense forces trying to put the fire out amid the lack of equipment they have. इस सारी सूरत हाल में जहां इसराइली फ़ौज एक तरफ गजा में लोगों को मुख्तलिफ इलाके खाली करके नकल मकानी करने पर मजबूर कर रही है, तो वहीं वैसे बेघर अफराद की आर्जी खैमा बस्तियों को भी निशाना बना रही है। इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी में इसी तरह के एयर स्ट्राइक्स के दौरान ऐसे ही टेंट्स को निशाना बनाया जहां अपना घर छोड़कर आए फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। We were sitting here and suddenly heard a huge explosion. हम यहाँ बैठे हुए थे कि अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई जिसने बहुत तबाही मचाई। ये इलाका पूरा टेंट से भरा हुआ था, मगर अब वो टेंट्स मिट्टी के नीचे दब गए हैं। हमने घंटों अपने हाथों से खुदाई की है। पूरी गली बच्चों की लाशों से भर गई थी, यहाँ तक कि जो लोग गली से गुजर रहे थे वो भी बमबारी में मारे गए। अभी बात करने के दौरान ही एक और जोरदार धमाके की आवाज आई है। अल तुफा के इलाके में इसराइली बमबारी मुसलसल जारी है। इन एयर स्ट्राइक्स में ज्यादातर आम आवाम को टारगेट किया जा रहा है। वो आवाम जो गली में या तो कुछ खरीदने के लिए मौजूद थे या फिर वाटर टैंकर्स और फूड सप्लाईज का इंतजार कर रहे थे। वो लोग भी निशाना बने हैं जो घरों में पनाह लिए हुए थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, इन हमलों की मजीद भयानक तफसीलात सामने आ रही हैं जो बगैर किसी वार्निंग के मुसलसल हो रहे हैं। गलियों में आम शहरियों को टारगेट कर रहे हैं। खास तौर पर उन बच्चों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है जिन्हें इस
बमबारी का निशाना बनने के बाद अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत से बच्चे शदीद जख्मी होते हैं तो बहुत से मौके पर ही दम तोड़ देते हैं और उनकी लाशें अस्पताल मुंतकिल की जाती हैं। अगर अस्पताल के अंदर जाएं तो सूरत हाल मजीद दर्दनाक नजर आती है। अभी होने वाले हमले में 9 अफराद मारे गए और इससे पहले होने वाले ड्रोन हमले में 11 अफराद मारे गए थे। ज्यादातर शदीद जख्मियों को अल अहली अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वहाँ उनकी जिंदगी बचाने के लिए सहूलियात ही नहीं है, क्योंकि अस्पतालों में ना ही मतलूबा मिकदार में दवाएं हैं और ना मतलूबा तादाद में मेडिकल स्टाफ मौजूद है। इसराइली फौज की स्ट्राइक्स में अस्पतालों में तबाही हुई है। उनके इमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर्स तबाह हो चुके हैं। इसलिए अस्पताल की जो बिल्डिंग बाकी बची है उनमें ज्यादातर अफराद जमीन पर पड़े हुए नजर आते हैं और उन्हें फौरी इमदाद नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें जरूरत होती है। बहुत से जख्मियों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में मुंतकिल करना पड़ता है और इस सब के दौरान उनका बहुत सारा खून जाया हो जाता है। इस सारी सूरत हाल में जख्मियों की हालत और खराब हो जाती है और इस वक्त हकीकत यह है कि ग़िज़ाई इमदाद नहीं पहुँच रही है। बच्चों को खास तौर पर फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत है और वो अस्पताल में भी दस्तयाब नहीं है। इस वक्त मुख्तलिफ फैमिलीज इस मुश्किल का शिकार है कि क्या करें। अगर वो अपने कुछ अफराद को इमदाद हासिल करने के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में भेजते हैं तो ये खतरा रहता है कि कहीं वहाँ उन्हें मार ना दिया जाए, और अगर वो वहाँ नहीं जाते तो ये खतरा रहता है कि पूरा खानदान उस दिन भूखा ही रह जाएगा क्योंकि इमदाद वहाँ नहीं पहुँच रही है। ऐसे में इसराइल गजा में इमदाद की तकसीम को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है और इसराइली फौज की जानिब से इमदादी मराकज़ में फ़लस्तीनियों पर फायरिंग के वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं। साथ ही लाक़ानूनियत की सूरत हाल में गजा में मुसल्लाह गिरोह सरगर्म हो रहे हैं और इसराइल भी गजा में मुख्तलिफ मुसल्लाह गिरोहों के ज़रिए आपस की तफरीक और तकसीम पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से गजा में हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में इसराइली फ़ौज ज़ाहिरी तौर पर सही मगर गजा में जंगी जराइम की तहकीकात पर मजबूर हो रही है। दी गार्डियन की रिपोर्ट। इसराइली फ़ौजियों की जानिब से गजा में इमदाद हासिल करने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग के शवाहिद आने के बाद इसराइली फ़ौज ने मुमकिन जंगी जराइम की तहकीकात शुरू कर दी हैं। दी गार्डियन के मुताबिक गजा में गुज़िश्ता चंद हफ्तों में सैकड़ों अफराद खुराक लेने के लिए जाते हुए या इमदाद की तकसीम के मराकज़ पर होने वाली इसराइली फ़ौज की फायरिंग और गोलाबारी का निशाना बन चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में जुमे को इसराइली अखबार हैरेट्स ने कुछ गुमनाम इसराइली फ़ौजियों के हवाले से लिखा कि उन्हें हिदायत दी गई थी कि वो खुराक की तकसीम की जगहों के करीब हजूम पर फायरिंग करें ताकि लोग फ़ौजी चौकियों के करीब ना आ सकें। इन इसराइली फ़ौजियों ने यह भी कहा कि उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर जानलेवा ताकत इस्तेमाल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ास तौर पर जब इमदाद के लिए आने वाले लोगों से कोई ख़तरा ही ना हो। इसराइली अखबार ने मज़ीद बताया कि इसराइली फ़ौज का एक यूनिट जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के मामलात देखता है, इस यूनिट को ये मामला सौंपा गया कि वो गुज़िश्ता एक माह में तकसीम खुराक के मकामात पर इसराइली फ़ौजियों के रवैये की जाँच करे। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा था कि किसी भी फ़ौजी को शहरियों पर जानबूझकर फायर करने का हुक्म नहीं दिया गया। जुमे की रात इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा इसराइल काट्ज़ ने एक मुश्तरका बयान में अखबार हैरेट्स पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इसराइली फ़ौज को बदनाम करने के लिए झूठे और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगा रहा है। इस सारी सूरत हाल में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव में इजाफा हो रहा है और ईरान के साथ हालिया जंगबंदी की वजह से तकरीबन 3 हफ्तों के वक्फे के बाद हमास की कैद में मौजूद इसराइली यरगमालियों के अहले खाना ने हफ्ते को तल अवीव के होस्टेड स्क्वायर में दोबारा मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि यरगमालियों की बाजियाबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, ना कि सियासी मफादात। ये मुजाहरा ऐसे वक्त में हुआ है जब नेतन्याहू पर जंग के जारी रहने और जंगबंदी में रुकावट डालने के इल्ज़ामात के बायस सियासी दबाव में इजाफा हो रहा है। इस मुजाहरे के हवाले से CNN ने तल अवीव से एक रिपोर्ट तैयार की है। First time in 3 weeks that people have been able to gather in these sort of regular Saturday rallies to get the hostages freed. And what they're looking for now is a comprehensive agreement for the government to do a deal that gets all the hostages out, not just 10, not just 15, not just 20, all the hostages out, and the IDF, the army, pull out of Gaza, a comprehensive agreement. So that's what this is all about. Here we are, 3 weeks of people not being able to gather on the streets, and they're back out with this very clear message to their government, to President Trump, that this is the moment. गुज़िश्ता दिनों ये खबर सामने आई थी कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के बाद अमेरिका और इसराइल आइंदा 2 हफ्तों में गजा में जंगबंदी के लिए तैयार हैं। इसके बाद जुमे को व्हाइट हाउस में साफियों से बात करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर गजा में जंगबंदी हो सकती है, जबकि अब
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी यरगमालियों के अहलखाना से मुलाकात के दौरान जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई जल्द होने का इंदिया दिया है। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इतवार को कहा कि ईरान के साथ 12 रोज़ा जंग ने इसराइल के लिए कुछ नए मौक़े पैदा किए हैं, जिनमें सबसे पहला मौका गजा में कैद इसराइली यरगमालियों की वापसी है। नेतन्याहू के इस बयान और साथ ही यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से उनके खिलाफ जारी करप्शन मुकदमे में इस हफ्ते की गवाही मुलतवी किए जाने से ये कयास राइयाँ तेज़ हो गई हैं कि गजा जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुमकिन पेशरफ्त हो सकती है। ऐसे में जहाँ एक तरफ गजा में इसराइली जारियत से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और हज़ारों फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब हफ्ते को ईरान में इसराइली हमलों में शहीद होने वाली अहम अस्करी क़यादत और जौहरी साइंसदानों की सरकारी सतह पर इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई, जबकि दोनों तरफ से बयानात भी आए हैं। अहम तफसीलात सामने आई हैं, हम आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। यूरेनियम अफजोदगी और ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात को नुकसान पहुंचने के हवाले से सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में इसराइली हमलों में शहीद होने वाली अहम अस्करी क़यादत और जौहरी साइंसदानों की सरकारी सतह पर इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर होने वाली इस तकरीब में सियाह लिबास पहने हज़ारों ईरानी शहरियों ने शिरकत की। इस दौरान शुरका ईरानी परचम लहरा रहे थे और शहदा की तस्वीर उठाए हुए अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे लगा रहे थे। CNN के रिपोर्टर ने तेहरान में मजमे के दरमियान से बताया कि ईरानी कितनी बड़ी तादाद में इस इज्तिमाई जनाजे में शरीक हैं और उनके इसराइल और अमरीका से मुताल्लिक क्या जज्बात हैं और वो क्या नारे लगा रहे हैं। This is a gigantic procession right through the heart of Tehran. There are thousands of people here who are trying to touch the caskets. They're trying to give the folks who are on the caskets items to rub on the caskets. Now, there are 60 coffins in total that are going through this city. Among them, Iran's top military leadership. You have the head of the Islamic Revolutionary Guard Corps, Hossein Salami, the head of Iran's missile program, Ali Hajizadeh, many others as well, including nuclear scientists, but also civilians. There's also women and children whose caskets are in this procession right now. People here say that they are honored to pay their final respects to those who were killed, but they're also vowing to continue to stand up to both the U.S. and Israel. Death to America, death to Israel, she says. God willing, they'll be destroyed soon. My message to Trump is, God willing, you will die, he says, because you attacked Iran. And be sure the people will take revenge for the blood of these martyrs soon with the obliteration of Trump, Israel, and the United States. All this comes as Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has lashed out at both the United States and Israel, saying he believes that Iran's military campaign against the Israelis was victorious and that also the U.S. has gained nothing from bombing Iran's nuclear installations. At the same time, the Iranians are vowing to be defiant, saying that their nuclear program will continue. The forced enrichment will continue as well. इस तरह BBC ने भी तेहरान में होने वाले इस अहम इज्तिमा के मनाज़िर दिखाए हैं, जिनमें ईरानी शहरी शहीद होने वाले रहनुमाओं से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। Death to America, death to Israel, the old slogans of Iran's revolution. But today, the heart of Tehran pulses with even greater anger, deeper grief. Israel killed the soldiers who commanded Iranian forces, the scientists who built their nuclear program, and their family members too. These foot soldiers of the revolution are vowing revenge. We will destroy Israel and we will make a war that there is no Israel. But Israel says if you try to destroy it, it will destroy you. It's just a joke for us. इस सारी सूरत हाल में जहाँ नेतन्याहू ईरान के साथ जंग के बाद की सूरत हाल से इसराइल के लिए नए मौक़े पैदा होने की बात कर रहे हैं, वहीं ईरान के साथ जंग के नताइज पर सवालात अभी भी अपनी जगह बरकरार हैं। उनमें से सबसे अहम सवाल ईरान का तकरीबन 60% तक अफजोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा है, जो कि तकरीबन 400 किलोग्राम तक है। ईरान का दावा है कि अमरीकी हमलों से उनके न्यूक्लियर तंसीबात को नुकसान पहुँचा है, मगर इतना नहीं।
जितना अमेरिकी सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं, जबकि ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि ईरान ने हमलों से पहले ही अपना अफजोदा यूरेनियम मुंतकिल कर दिया था। जबकि अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इसी तरह कल फॉक्स न्यूज़ के एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ट्रंप से ईरान की जानिब से यूरेनियम मुंतकिल करने का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि किसी ने यूरेनियम मुंतकिल नहीं किया, और उन्होंने एक बार फिर दावा कर दिया कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। I saw reports that there were 400 kilograms, 800 pounds that they moved, but I wonder if it's traceable. I mean, if they were to have moved, they didn't move anything. You know, they moved themselves. They were all trying to live. They didn't move anything. They didn't think it was going to be actually doable what we did, and what we did was amazing. And they, you know, we went. There were energy commissions that went there now. No, it's just thousands of tons of rock. In that room right now, that room, the whole place was just destroyed, and the other two also. इसके अलावा सदर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो ईरान को यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त कभी नहीं देंगे, मगर ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद यूरेनियम की अफजोदगी के हक से दस्तबरदार नहीं हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी ने CBS न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान का जौहरी अफजोदगी का अमल कभी नहीं रुकेगा। अफजोदगी हमारा हक है और हम इस हक को इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या आप हमें वजाहत से बता सकते हैं कि क्या ईरान अपनी सरजमीन पर दोबारा यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू करेगा? आपको पता है कि ईरान NPT का एक जिम्मेदार रुकन है और इस मुआहदे के तहत हमारे मुश्तरका हुकूक हैं। NPT में तय किया गया है कि हमारे 2 हुकूक हैं। पहला ये कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम यूरेनियम की पैदावार कर सकते हैं और इसे पुरअमन एनर्जी के मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा हक ये है कि हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और हमारे प्रोग्राम के लिए टेक्निकल ताउन किया जाएगा, और जवाब में एजेंसी को ये हक होगा कि उसे हमारे प्रोग्राम तक रसाई हासिल होगी और हमारा प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए रहेगा। तो यूरेनियम की एनरिचमेंट हमारा हक है और हम इस हक को हासिल करना चाहते हैं। यानी आपका पूरा प्लान है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखेंगे? मेरा ख्याल है कि यूरेनियम एनरिचमेंट कभी रुकेगी ही नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।